हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडेज़ टॉपिक इज़ डबल केज इंडक्शन मोटर। तो इससे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम पुराना अपना एक टॉर्क स्लिप का ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे इस एक्सिस पे टॉर्क होता है जैसा कि आप जानते हैं, और इस एक्सिस पे मैं स्लिप बना रही हूँ, टॉर्क वर्सेस स्लिप का बनाते हैं। ओके, तो टॉर्क वर्सेस स्लिप के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कैसे बनते हैं? इस तरह से मैक्सिमम टॉर्क तक स्ट्रेट लाइन होता है और मैक्सिमम टॉर्क के बाद वो एक इस तरह से हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो स्लिप है वो हमें मैक्सिमम स्लिप मिल रही है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क है। ये जो मैक्सिमम टॉर्क पे जो स्लिप होती है उसकी वैल्यू R अपॉन स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस के बराबर होती है, और यहाँ पे स्लिप आपकी ज़ीरो है। स्लिप ज़ीरो का मतलब है जो आपका स्पीड है, रोटर की स्पीड, वो NS के बराबर है। ठीक है, तो जब दोनों स्पीड्स बराबर हो जाती है तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी आपकी मोटर पे, क्योंकि कभी भी रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट नहीं करता इंडक्शन मोटर में, तो उसकी स्पीड हमेशा सिंक्रोनस मोटर से कम रहती है, और अगर बराबर हो जाए तो फिर उसमें फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होगा और कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए स्लिप ज़ीरो पे टॉर्क भी आपका ज़ीरो है। ठीक है, और ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे मैं स्लिप इज इक्वल टू 1 पे बना देते हैं। ठीक है, स्लिप 1 का मतलब है आपका उस टाइम आपका NR ज़ीरो है, मतलब ये स्टार्टिंग पोजीशन है। ओके, सो नाउ अगर हमें रेजिस्टेंस अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो क्या होगा, तो जिस स्लिप पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मतलब उस टाइम आपका कर्व कैसा बनेगा? अब देखो, जब अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो मैक्सिमम टॉर्क तो आपका सेम ही रहेगा, वो इंडिपेंडेंट है आपकी रेजिस्टेंस के, तो मैक्सिमम टॉर्क की तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम बट आपका जिस स्लिप पे होगा वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो टॉर्क था वो पहले इतना था, जब हमने रेजिस्टेंस बढ़ाई तो स्टार्टिंग पोजीशन में जो टॉर्क मिल रहा है वो भी हमें ज़्यादा मिल रहा है। अगर हम और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर दें तो जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको और बड़ी स्लिप पे मिलेगा, तो करेक्टरिस्टिक्स आपके इस तरह के बनेंगे। तो आपका जो स्टार्टिंग पोजीशन पे S इज इक्वल टू 1 पे जो टॉर्क मिला वो भी इंक्रीज़ हो गया। तो कुछ आपकी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं इंडस्ट्री में जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ये चाहिए होता है हमें कि स्टार्टिंग टॉर्क आपका हाई हो। ओके, टॉर्क क्या चीज़ है? जो लोड है उसको हमें क्योंकि ये मोटर है, मोटर में आपका मैकेनिकल लोड होगा, उसको रोटेट करने के लिए जितनी फोर्स है वो आपकी हाई फोर्स लगनी चाहिए। कुछ एप्लीकेशंस में ये रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आपका ये आप स्टार्टिंग टॉर्क हम हाई कैसे अचीव कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करके। हमने देखा स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका बढ़ रहा है, बट आपका जो वाउंड रोटर है, ओके, हमने स्टडी किया कि जो वाउंड रोटर है उसमें तो हम रेजिस्टेंस को चेंज करवा सकते हैं, आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसमें ऐड कर सकते हो। बट स्क्विरल केज क्या होता है आपका? स्क्विरल केज में बार्स होती हैं और दोनों तरफ से वो एंड रिंग से क्लोज्ड होती हैं। तो अब उस केस में स्क्विरल केज में तो कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकें। तो उस केस में हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क को कैसे अचीव कर सकते हैं? उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो केजेस हैं उसके भी अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक आपका डीप बार रोटर होता है, डीप बार रोटर, और एक है आपका डबल केज इंडक्शन। तो आपके सिलेबस में डबल केज इंडक्शन टाइप ऑफ रोटर है, तो हम वो स्टडी करेंगे। तो देखते हैं आपका जो स्क्विरल केज होता है वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि इस तरह से केज की फॉर्म में होता है। ओके, तो इस तरह से बार्स होती हैं जो शॉर्ट होती हैं फिर। ओके, तो इस तरह का स्क्विरल केज होता है। पर डबल केज क्या होगा? डबल केज में दो केज होते हैं। ठीक है, एक इनर केज है और इसके बाहर एक और इसी तरह का केज होगा, मतलब दो लेयर्स होंगी। जो ये कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर के बार्स हैं, इनकी दो लेयर्स होती हैं। तो डबल केज में
2 लेयर्स होंगी, एक इनर और एक आउटर। ठीक है, इसको आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको जस्ट एक फिज़िकली बताने के लिए बता रही हूँ। जो हम ड्रॉ करेंगे वो हम क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रॉ करेंगे एक बार का। ठीक है, मतलब जो एक इनर बार और एक आउटर बार का। तो ड्रॉ करते हैं हम। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका आउटर बार है। ठीक है, जो बाहर वाली तरफ कंडक्टर होगा वो ये है, और ये इनर बार है। ठीक है, मतलब 2 कंडक्टर्स को हमने ऐसे सामने से बनाया है। एक कंडक्टर की वायर रॉड यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे। अब ये कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है कि जो आउटर वाला है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। ठीक है, और इनर वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, जैसे कि हम देख भी सकते हैं डायग्राम में। तो इसका एरिया आपको दिख ही रहा है कम है, तो रेजिस्टेंस क्या होती है इसकी, ज़्यादा होती है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट आपका। अब हम बात करते हैं लीकेज फ्लक्स की। तो देखो, कोई भी अगर मोटर है तो ये एक उसका स्टेटर होगा और एक रोटर होगा। ठीक है, तो अब इंडक्शन मोटर में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, और इसकी वजह से जो फ्लक्स बन रही है वो इसके साथ लिंक करेगी, तो इसमें करंट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब कुछ जो फ्लक्स है वो लिंक नहीं करती है, उसको हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, को हर एक डिवाइस में लीकेज फ्लक्स होती है। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में भी आपको पता है कि एक आपका प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग है, और इसकी वजह से यहाँ पे हम खुद सप्लाई देते हैं प्राइमरी साइड। ये जो फ्लक्स है ये इसके साथ लिंक करती है और इसमें भी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो फ्लक्स उस तक लिंक नहीं कर पाती उसकी वजह से तो चेंज ऑन फ्लक्स भी नहीं होगा, तो ये वाली फ्लक्स जो है ये लीकेज फ्लक्स हो जाती है आपकी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे रोटर में फिर करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब ये लिंक करेगी तो रोटर में करंट्स प्रोड्यूस हो गए, उन करंट्स की वजह से इसकी भी फ्लक्स होगी, और जो इसकी फ्लक्स इस तक क्रॉस करके लिंक करेगी वो तो आपकी नेट फ्लक्स बनाने में हेल्प करेगी। जो उनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स, जैसे कि हम आर्मेचर रिएक्शन में देखते थे कि रोटर के करंट्स की वजह से भी जो नेट फ्लक्स थी वो थोड़ा सा चेंज होता है, सिंक्रोनस मशीन में हमने पढ़ा था। तो पर जो फ्लक्स वहाँ तक लिंक ही नहीं कर पा रही स्टेटर तक, वो आपकी लीकेज फ्लक्स हो जाएगी। तो लीकेज फ्लक्स आपकी दोनों साइड की हो सकती है। स्टेटर की भी जो फ्लक्स रोटर तक पहुंच नहीं पा रही वो भी लीकेज फ्लक्स है, और जो रोटर के करंट्स की वजह से जो फ्लक्स बनी है जो स्टेटर तक नहीं पहुंच पा रही वो लीकेज फ्लक्स है। और जो ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे कि 2 केजेस हैं, एक आउटर केज है और एक इनर केज है रोटर का, और बाहर में आपका, इसके बाहर आपका स्टेटर होगा। अब जो आउटर केज है वो स्टेटर के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, जो बाहर वाला केज होगा वो जैसे ये वाला बाहर वाला केज का कंडक्टर है, तो ये स्टेटर, यहाँ पे स्टेटर होगा, स्टेटर के ये ज़्यादा नियर है, तो इसमें जो बाहर वाले केज में जो करंट्स प्रोड्यूस होंगे उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी वो उसके ज़्यादा चांस हैं कि वो स्टेटर के साथ लिंक करे, क्योंकि ये नियर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीकेज फ्लक्स है आउटर वाले केज में, लीकेज फ्लक्स जो है वो कम है। ठीक है, क्योंकि इसकी फ्लक्स वहाँ पे लिंक करने के ज़्यादा चांस है। पर जो इनर वाला केज है उसमें वो, क्योंकि स्टेटर से दूर है, तो इनर वाले केज में जो लीकेज फ्लक्स है वो आपका कम होगा। ठीक है,
सॉरी, इसमें लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा और इसमें बाहर वाले जो केज है उसमें लीकेज जो है वो कम हो रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स उसके साथ लिंक कर रही है। तो यहाँ पे मतलब लीकेज फ्लक्स आपकी कम हो गई और यहाँ पे लीकेज फ्लक्स आपकी ज़्यादा हो गई। सो इस जो आपका आउटर केज है उसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, जो अपने थ्रू जो फ्लक्स, अपने ही करंट की वजह से जो उसमें फ्लक्स लिंक कर रही है उसकी वजह से जो इंडक्टेंस है उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, और उसका काम चेंज को अपोज करना होता है। ये हम इंडक्टेंस का कंसेप्ट कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इंडक्टेंस एल आप ऑलरेडी जैसे कि पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में भी, कि सेल्फ इंडक्टेंस होता है जो अपनी ही फ्लक्स की वजह से जो प्रोड्यूस होता है। तो अब इसमें क्योंकि लीकेज फ्लक्स कम है, लीकेज फ्लक्स मतलब जो अपने ही थ्रू ही लिंक हो रही है, सिर्फ बाहर नहीं लिंक हो रही, तो अपने थ्रू वाली इसमें कम है, तो इसकी जो इंडक्टेंस है वो भी सेल्फ इंडक्टेंस इसकी कम है, क्योंकि अपने कंडक्टर के थ्रू इसमें कम फ्लक्स लिंक कर रही है, ज़्यादा जो है वो दूसरे के साथ भी लिंक कर रही है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस उसकी ज़्यादा है। तो जो इसकी इंडक्टेंस है सेल्फ इंडक्टेंस वो इसकी कम है, और जो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस होगी क्योंकि इसकी फ्लक्स का ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा फ्लक्स इसके थ्रू ही लिंक करेगी और कम फ्लक्स होगी जो वहाँ पे क्रॉस करेगी, तो इसकी जो लीकेज सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और साथ में ये लिख सकते, यहाँ पे स्टेटर मेंशन कर दीजिए, ये आउटर बार है ये और इनर बार है, और ये मेंशन कर दीजिए इसकी रेजिस्टेंस हम ज़्यादा है क्योंकि एरिया इसका हमने कम रखा है, और इसका एरिया ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसकी लीकेज फ्लक्स कम है, इंडक्टेंस भी कम है और लीकेज फ्लक्स ज़्यादा है, और इसकी इंडक्टेंस भी ज़्यादा है। तो ये आप नोट कीजिए, और फ्लक्स लाइंस बना सकते हैं कि इसमें ज़्यादा लिंक क्रॉस करती हैं और बहुत कम फ्लक्स लाइंस होंगी, मतलब इसमें जो लीकेज होगी वो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो लिंक तो करेगी ही स्टेटर के साथ, पर इसमें ज़्यादा जो है वो लीक कर रही है जो अपने थ्रू हो रही है, और इसमें कम है ऐसी फ्लक्स जो अपने थ्रू ही पास हो रही है सिर्फ। तो इस डायग्राम को बनाएंगे। नाउ इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, ठीक है, जिसको हम एक्सेल कहते हैं, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, उसका फॉर्मूला आप जानते हैं 2πfl होता है। तो अब रिएक्टेंस का क्या काम होता है, चेंज को अपोज करना। ठीक है, ये सब कंसेप्ट जो लेंज़ेस लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और एक्सेल है, सब रिलेटेड हैं, क्योंकि हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि जब भी करंट किसी भी कंडक्टर में फ़्लो करता है तो उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होती है, और जब करंट चेंज करता है तो फ्लक्स भी चेंज करेगी। ठीक है, अगर करंट चेंज कर रहा है तो फ्लक्स भी चेंज करेगी, और जब फ्लक्स चेंज करेगी तो वोल्टेज इंड्यूस होगी। ठीक है, और वोल्टेज जो इंड्यूस होगी वो कैसे होगी, उसमें कि वो अपने कॉज को अपोज करेगी। ठीक है, तो वो ही एक्सेल है एक तरह से, उसी को एक कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसकी वजह से ही एक्सेल आ रहा है। तभी हम जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है उसका फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, N/dt। ठीक है, और जो इंडक्टेंस की वजह से होता है उसको हम कहते हैं, इंडक्टेंस में जो वोल्टेज बनती है वो LdI/dt होता है V। ओके, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, चाहे आप LdI/dt बोल लें जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, या फिर N/dt बोल लें। ठीक है, तो यहीं से फॉर्मूला आता है, क्योंकि अगर आप इसको इंटीग्रल कर देंगे तो L/dt का इंटीग्रल I बचेगा, तो Li = N हो जाएगा। तो जो फ्लक्स, ठीक है, और इंडक्टेंस रिलेटेड है आपस में, ये प्रूव हो रहा है यहाँ से, और जो वोल्टेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई है, हम जानते हैं कि वो लेंज़ेस लॉ से के अकॉर्डिंग जो अपने कॉज को अपोज करती है, तो वैसे वही सेल्फ रिएक्टेंस का भी वही मतलब होता है कि जो अपने थ्रू चेंज होने को अपोज करता है। ठीक है, कंपोनेंट, तो वो चीज़ उसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि 2πfl है। ये इससे रिलेटेड नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ दिया है इंडक्टेंस का। ओके, तो मैं इसको अभी इरेज कर रही हूँ। तो अब जैसे कि यहाँ पे
इस वाले केस में इंडक्टेंस कम है, तो इस वाले केस में जो इसका एक्सेल है, ठीक है, वो आपका कम होगा और इस वाले केस में एक्सेल ज़्यादा होगा। पर एक्सेल आपका फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमें दो केस स्टडी करने पड़ेंगे। एक हम स्टडी करते हैं स्टार्टिंग वाला केस, ठीक है, जब अभी हमारा रोटर जो है वो रोटेट हुआ नहीं है, ठीक है, मीन्स ज़ीरो है, तो उस टाइम जो स्लिप है आपकी वो हमें पता है कि 1 है, तो स्टार्टिंग के वक्त। तो और हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है रोटर की वो एस टाइम्स ऑफ सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमने फॉर्मूला पहले भी डिराइव किया है। तो जब स्लिप 1 होगा स्टार्टिंग के वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी आती है आपकी, सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी के बराबर ही आती है, ठीक है। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के हमने करंट्स दिए हैं अपने स्टेटर में, उसी फ्रीक्वेंसी के करंट स्टार्टिंग के वक्त जब अभी रोटर जस्ट एक मोमेंट के लिए, जब अभी रोटर रुका हुआ है, उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी होगी रोटर की वो एफ एस के बराबर होगी। उसके बाद जब वो रोटेट कर जाएगा तो रिलेटिव मोशन दोनों का एन एस माइनस एन आर होगा, उसके अकॉर्डिंग करंट्स प्रोड्यूस होंगे, तो एस एफ एस आ जाता था। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग के वक्त एफ एस ही है, तो जो एक्सेल होगा वो हम जानते हैं कि 2 पाई एफ एल होगा, ठीक है। तो जब एफ एस मतलब उस टाइम वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि स्लिप जो है वो जब रनिंग कंडीशंस में स्लिप लेस देन 1 हो जाएगी, तो स्टार्टिंग में जो एक्सेल की वैल्यू है वो आपकी ज़्यादा होगी, ओके। और जब रनिंग कंडीशंस हम देखते हैं, ठीक है, रनिंग कंडीशंस में क्या होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी अब रनिंग के वक्त एस एफ एस हो जाएगी और स्लिप जो है वो लेस देन 1 होगा, तो मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई करंट्स की, तो उस वजह से जो एक्सेल है, ठीक है, रनिंग कंडीशंस में जो एक्सेल होगा वो भी आपका लेस हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग का डिस्कस करते हैं। तो अब स्टार्टिंग के वक्त क्या होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में जो एक्सेल है, ठीक है, आप अगर हम इनर केज की बात करें तो एक्स इसमें तो एल वैसे ही ज़्यादा है, ठीक है, तो जो एक्सेल है उसका फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई एफ एल, तो एल ऑलरेडी ज़्यादा है तो एक्सेल तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। बट स्टार्टिंग में जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, रोटर की करंट्स की, वो भी एफ एस के बराबर है, क्योंकि एस इज इक्वल टू 1 है, तो उस टाइम जो एक्सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम है उस टाइम, ठीक है, तो एक्सेल की वैल्यू भी उस टाइम बहुत ज़्यादा है। तो जो नेट एसी में अब यहाँ पे आर भी है एक्सेल भी है, तो दोनों का जो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, इम्पीडेंस पे। इम्पीडेंस क्या होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका हमारा क्या है, एक्सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गया स्टार्टिंग में, क्योंकि एक तो इसकी एल की वैल्यू ज़्यादा थी, क्योंकि इसके लीकेज जो रिएक्ट फ्लक्स थी वो ज़्यादा थी, तो जो सेल्फ जो इंडक्टेंस है वो इसकी ज़्यादा है, जिस वजह से इसका एक्सेल भी हमारा ज़्यादा है, ठीक है। और एफ एस स्टार्टिंग के वक्त आपकी स्लिप भी 1 है, तो एक्सेल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, इसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, पर उसके कंपैरिजन में एक्सेल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जेड की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। अब हम इस केस में अगर बात करें तो इस केस में भी इम्पीडेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर होगा। आउटर वाले के केस में भी आउटर वाले की रेजिस्टेंस बेशक ज़्यादा है, ठीक है, पर एक्सेल क्या है, एक्सेल आपका क्या होता है 2 पाई एफ एल है। तो अब क्या है, इसका एक तो इंडक्टेंस ऑलरेडी इसके कंपैरिजन में कम है, ठीक है, तो इंडक्टेंस क्योंकि कम है, पर अभी स्टार्टिंग में ऑल्दो फ्रीक्वेंसी तो सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी के बराबर ही है, एफ एस के बराबर ही है, पर जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो यहाँ पे एल से हो रही है, जो इंडक्टेंस है जो इस केस में कम है और इस केस में ज़्यादा है, तो इसका एक्सेल जो है वो स्टार्टिंग के केस में वो कम है, ठीक है। मतलब जो बेशक इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है पर एक्सेल जो है वो कम है, तो जिस वजह से जो इम्पीडेंस है वो आपका इसके कंपैरिजन में लेस होता है,
तो मैं एक बार दोबारा से बोल रही हूँ कि जो नेट इम्पीडेंस है वो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है स्टार्टिंग के केस में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी एस सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, दोनों केसेस में ही उतनी ही होगी। तो एल की वैल्यू सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस केस में एल की वैल्यू ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई करके ये बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर बन जाएगा, जिस वजह से जो रिडक्शन आर इसमें कम है बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये, क्योंकि इसके कंपैरिजन में मैटर नहीं करेगा, इम्पीडेंस इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी ऑल्दो आर की वैल्यू कम है। और इस केस में आर की वैल्यू ऑल्दो ज़्यादा है बट जो नेट दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, अगर इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करेंगे आउटर और इनर बार को, तो जो इम्पीडेंस है वो स्टार्टिंग वाले केस में आपकी इनर बार की क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में इंडक्टेंस का रोल ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अब इनर वाले में इंडक्टेंस ज़्यादा हो गई तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, आपके आउटर वाली बार से करेगा। ठीक है, आउटर वाले बार से करेगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस क्योंकि इसकी तो इम्पीडेंस ज़्यादा हो गई है, उसकी इम्पीडेंस कम है, तो जिसमें जहाँ पे इम्पीडेंस कम है वहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट बाहर वाले जो केज से फ्लो करेगा स्टार्टिंग में, और बाहर वाले केज की रेजिस्टेंस क्या है आपकी, ज़्यादा है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में जो हमने स्लिप करेक्टरिस्टिक्स देखे थे उसमें रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होती है तो स्टार्टिंग में टॉर्क भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ग्राफ बनाया था हमने टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स में, वहाँ पे हमने देखा था ना कि जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो करंट है वो बाहर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की इम्पीडेंस कम है बट वहाँ की रेजिस्टेंस तो ज़्यादा है ना, तो करंट तो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले पाथ से फ्लो कर रहा है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस है उस वाले केस में, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या मिल गया आपको, ज़्यादा मिल गया। ठीक है, अब हम रनिंग कंडीशन की बात करते हैं। तो रनिंग कंडीशंस में क्या होगा, अब रनिंग कंडीशन में जो स्लिप है वो आपकी लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम अब क्या हो जाएगा आपका, एक्सएल हमें पता है 2 पाई FL होता है, और जो फ्रीक्वेंसी है रनिंग कंडीशन में वो SF हो जाएगी, और स्लिप लेस देन 1 है तो ये चीज़ तो आपकी लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब अब लेस देन 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कम हो गया, ये 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फैक्टर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को आप लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कम हो जाएगी ना। 5 को अगर मैं पॉइंट एक है 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 आएगा, अब अगर उससे 1 से कम से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज़ कम हो जाएगी। ठीक है, 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे अगर तो दैट वुड बी लेस देन 5। ओके, तो ये जो चीज़ है जब स्लिप आ गया इसमें तो अब जो इंडक्टेंस है वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर हम इस वाले की बात करें, ठीक है, इनर केज की, तो इसका आपका एल की वैल्यू तो इसकी ज़्यादा है। ठीक है, एल की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्सएल जब रनिंग कंडीशन होगा तो क्योंकि अब ये कम हो गई इसकी वैल्यू पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, पहले जितनी थी स्टार्टिंग में उस स्टार्टिंग के कंपैरिजन में अब एक्सएल की वैल्यू कम हो जाएगी, ऑल्दो इससे तो ज़्यादा ही होगी आउटर वाले से बट फिर भी कम हो जाएगी। तो अब इन दोनों में से हावी कौन सा हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा डोमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये इंडक्टेंस अब कम हो गया है पहले से। तो जो नेट इम्पीडेंस है वो पहले के कंपैरिजन में आपका ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, पहले ज़्यादा था इम्पीडेंस, अब जो है वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और तो रनिंग कंडीशंस में Z की वैल्यू, ठीक है, लेस हो गई। अब आउटर वाले की बात करते हैं, तो आउटर वाले में भी क्या है कि एक्सएल की वैल्यू तो अब क्योंकि SF आ गया और L की वैल्यू इसमें ऑलरेडी थोड़ी लेस होती है आउटर वाले केज में, तो इसकी वैल्यू भी मतलब कम हो गई, पर इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब जो इसका इम्पीडेंस है, अगर इन दोनों के इम्पीडेंस को हम कंपेयर करें, ठीक है, तो रनिंग कंडीशंस में अब इसका इम्पीडेंस आपका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है,
इंडक्टेंस की वैल्यू ऑल तो इससे तो ज़्यादा ही है, पर दोनों का अगर नेट हम इम्पीडेंस की निकालेंगे फॉर्म कैलकुलेट करके, तो इस वाले की जो इम्पीडेंस है वो आपकी ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, तो इसकी इम्पीडेंस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में जो था वो उल्टा था, स्टार्टिंग में इसकी इम्पीडेंस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा थी, क्योंकि एक्सेल की वैल्यू जो थी वो रेजिस्टेंस की कम होने से भी को ओवर पावर कर दे रही थी। तो आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, तो अब जो करंट है, क्योंकि इसकी इम्पीडेंस ज़्यादा हो चुकी है, अब रनिंग कंडीशन में जो करंट है वो इनर केज से फ्लो करेगा, तो जिसकी रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो आपका मतलब रनिंग टॉर्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क के कंपैरिजन में। तो जो इसमें थ्योरी है वो आप ये जो अंडरलाइन पोर्शन है ये लिखेंगे कि इन इंडक्शन मोटर विथ 2 रोटर वाइंडिंग्स और केजेस इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट इन द डबल केज रोटर देर आर 2 लेयर्स ऑफ बार्स, 2 बार्स की लेयर्स हैं। नेक्स्ट, each layer is short circuited by end rings. The outer cage bars have smaller cross sectional area than the inner bars and are made up of high resistivity materials like brass, aluminium, bronze. ठीक है, आउटर वाले केज की स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और मटेरियल भी उनसे बनता है जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और इनर केज जो है वो लो रेजिस्टेंस मटेरियल से बनता है और उसका एरिया भी ज़्यादा होता है। तो ये आप नोट कर लेना। एंड उसके बाद है द लीकेज फ्लक्स लिंकिंग द इनर केज वाइंडिंग इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ द आउटर केज वाइंडिंग एंड द इनर वाइंडिंग हैज़ ग्रेटर सेल्फ इंडक्टेंस। आफ्टर दैट आपको लिखना है कि एक्सेल की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, और स्टार्टिंग में एफ आर एफ एस के बराबर होगा। तो स्टार्टिंग में एक्सेल की वैल्यू उसकी रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस इसका कम है, पर उसके कंपैरिजन में एक्सेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो एफ़ है वो एफ एस के बराबर है। तो इनर केज के केस में, ठीक है, आउटर केज के केस में जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा है और उसका एल भी कम है, तो वहाँ पे एल की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी जितनी आपकी वहाँ पे एक्सेल की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी जितनी इनर केज में। तो मतलब इनर केज का जो इम्पीडेंस है वो ज़्यादा हो गया, जो जेड है। तो देयरफॉर इम्पीडेंस ऑफ इनर केज बिकम्स हायर देन इम्पीडेंस ऑफ आउटर केज। जो जेड की वैल्यू है वो इनर केज में ज़्यादा हो गई, आउटर केज में जेड की वैल्यू कम हो गई। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू द आउटर केज। ज़्यादा से ज़्यादा करंट आउटर केज से फ्लो हो गया। तो आउटर केज की रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है जिस केस में, उसमें टॉर्क ज़्यादा मिलता है, देयरफॉर स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीजेस। तो स्टार्टिंग में जो टॉर्क है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो करंट है वो मैक्सिमम करंट वहाँ पे आउटर केज से फ्लो कर रहा है जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रनिंग कंडीशंस। तो रनिंग कंडीशंस में क्या है, जो एफ आर है वो एस टाइम्स ऑफ एफ एस हो जाता है। ठीक है, और स्लिप क्या होता है, दोनों की रिलेटिव स्पीड अपॉन एन एस होता है। तो स्लिप की वैल्यू जो है पॉइंट्स में होती है। ठीक है, तो जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो एक्सेल जो है वो क्या होगा, रनिंग कंडीशन में कम हो जाएगा क्योंकि पहले के केसेस में। ठीक है, और उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है एक्सेल की वैल्यू। स्टार्टिंग के केस में एक्सेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, ऑल्दो जो इनर केज है उसका एक्सेल तो ज़्यादा ही रहेगा, बट जो इम्पीडेंस है, अब अगर हम इम्पीडेंस कैलकुलेट करें रनिंग कंडीशन में, तो आउटर केज का ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और एक्सेल अब पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है। तो अब नेट इम्पीडेंस बाहर वाले केज की इम्पीडेंस बढ़ जाती है और इनर वाले केज की कम हो जाती है। तो अब करंट कहाँ पे फ्लो करता है ज़्यादा, जो लेस इम्पीडेंस वाले पाथ में। तो करंट अब किधर से फ्लो करेगा, इनर केज से फ्लो करेगा जिसकी रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो अब करंट इनर केज से फ्लो किया जहाँ पे इम्पीडेंस जो है वो कम है। ठीक है, और उसकी हमने डिज़ाइन भी उसको बड़े क्रॉस सेक्शन का किया और मटेरियल भी लेस रेजिस्टेंस वाला है, तो उसकी रेजिस्टेंस कम है और उसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स फिर हमारा कैसा बनेगा, जिसका जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था कि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं तो उस स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज़ हो जाता है।
तो इस केस में अब स्टार्टिंग टॉर्क आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हम करेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करेंगे, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो अभी मैंने राइट अप आपको दिया वो इम्पॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग में मैंने समझाने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन दी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, उसको आपको याद नहीं रखना, समझना है। और अगर ये चीज़ आपको रिमेंबर करनी है और अपने नोट्स में लिखना है। तो अब मैं टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं आपके, देखिए यहाँ पे स्लिप के तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन होता है, पर स्पीड में उल्टा बनता है ग्राफ। तो यहाँ पे हाइपरबोला बनता है और उसके बाद से स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इस तरह का टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक बनेगा। तो ये वाला सपोज़ हमारा इनर केज का है, ठीक है। इनर केज की जिसकी रेजिस्टेंस कैसी है, कम है, तो उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा बनेगा। और आउटर केज का, क्योंकि आउटर केज में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसका क्रॉस सेक्शन कम है और मटेरियल भी हमने हाई रेजिस्टिविटी का यूज़ किया है, तो उस केस में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेंगे, मतलब उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने से क्या होता है, जिस स्लीप पे मैक्सिमम टॉर्क मिलता है वो क्या हो जाती है। अब ये आपके स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जब NR 0 है, ठीक है, तो इस टाइम आपकी NR 0 पे स्लिप कितनी होगी, 1 होगी, मतलब ये स्टार्टिंग है। और यहाँ पे आपका NR इज इक्वल टू NS है आपका, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तो यहाँ पे आपका जो स्लिप है वो 0 है, तो यहाँ पे टॉर्क भी 0 है जब NR NS के बराबर हो जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये आपकी स्लिप है, जिस स्लिप पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है वो होती है R/X, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क मिलता है वो R/X होता है। तो जब हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो जिस स्लिप पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलना है वो बढ़ जाती है। तो स्लिप बढ़ जाएगी, मतलब NR की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि स्लिप क्या होता है, NS माइनस NR/NS होता है। तो जब स्लिप बढ़ जाएगी, R बढ़ेगा, स्लिप बढ़ेगी, तो NR की वैल्यू मतलब घट रही है, क्योंकि कम सब्ट्रैक्ट होगा तभी स्लिप बढ़ेगी। तो NR की वैल्यू कम होगी, मतलब कम स्पीड पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इस तरह का ग्राफ बनते हैं, ठीक है। इस तरह के ग्राफ बनेगा जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। स्लिप अगर टॉर्क स्पीड वाला ग्राफ बनाते तो आगे को शिफ्ट होता और ये भी उल्टा बनता, ठीक है। तो टॉर्क स्पीड में ऐसा होता है। इसको आप टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स से भी समझ सकते हैं और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से ही मैंने आपको टॉर्क स्लिप से बताया, ये टॉर्क स्पीड से बता रही हूँ। तो अगर हम इसमें फर्स्ट केस में जब आउटर वाले रेजिस्टेंस केज में ज़्यादा करंट फ्लो करता है, तो आउटर वाले केज की रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा के केस में मतलब अब हमें बहुत पहले मिल जाएगा, मतलब मैक्सिमम टॉर्क। तो मतलब उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो आपका नेट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो दोनों का होगा, क्योंकि कुछ देखिए, कुछ इतना टॉर्क आपको इनर केज से मिल रहा है और इतना टॉर्क आपको आउटर केज से मिल रहा है। तो जो नेट कैरेक्टरिस्टिक होगा वो दोनों का एडिशन करके हम बनाएंगे। तो एडिशन करके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरह का मिलता है, ठीक है, जो मैंने रेड लाइन से बनाया है। मतलब यहाँ पे हमें कांस्टेंट टाइप ऑफ टॉर्क मिल रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे ये धीरे धीरे जब डिक्रीज़ होगा तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो नेट टॉर्क मिल रहा है वो इन दोनों इतना प्लस इतना मिलेगा, आगे जाके इतना प्लस इतना। तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा, अगर आप बेसिक थोड़ा सा भी आइडिया लगाएंगे तो ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट टाइप ऑफ टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा दोनों के उसकी वजह से। तो इसमें टॉर्क जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। स्टार्टिंग में भी हमें इसकी वजह से हमें ज़्यादा टॉर्क मिल जा रहा है। अगर आउटर केज नहीं होता तो सिर्फ इतना टॉर्क मिलना था, दोनों केजेस की वजह से अब हमारा टॉर्क इंक्रीज़ हो जा रहा है, तो टॉर्क बढ़ रहा है। तो वैसे आगे जाके भी टॉर्क हमारा ऑलमोस्ट सेम रह रहा है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्रूव हो रहे हैं। सो जो रिजल्टेंट स्लिप टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ा
इन दोनों का एडिशन करके बनेगा, और थोड़ा हायर आप बनाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। तो इस तरह से ये कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इसका और इसका एडिशन होगी वो और ऊपर जाएगा। तो ये आप करेक्शन कर लेना। ऊपर आप इस ग्राफ को टॉर्क स्लिप से भी बना सकते हैं, ठीक है। टॉर्क स्लिप आप जानते हैं, उसके हाई रेजिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट बनाना एक ग्राफ, एक लो के हाई वाला आपका इनर केज हो जाएगा, आउटर केज हो जाएगा, और लो वाला इनर केज, और दोनों का रिजल्टेंट बना देंगे हम इस तरह से। तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट समझने की ज़रूरत है। और यहाँ से नेक्स्ट हम ये लिखेंगे कि एज सीन फ्रॉम द टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स, जैसा हम यहाँ से देखते हैं ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है। जब हमने आउटर केज और इनर केज बनाया अलग अलग रेजिस्टेंस का, तो देखो इस केस में सिर्फ इतना स्टार्टिंग टॉर्क था, अब इतना प्लस इतना है, तो स्टार्टिंग टॉर्क आपको ज़्यादा मिल रहा है। रनिंग टॉर्क भी आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में करेक्टरिस्टिक्स आपके इम्प्रूव हो गए। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं देखें। रोलिंग मिल्स में यूज़ होता है, कंप्रेसर में, क्रेन्स में, ठीक है, कन्वर्टर्स में, रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स में। तो इनमें से आप कोई भी एप्लीकेशंस याद रख लीजिए। और इसमें और क्या क्या इसकी एडवांटेजेस हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, और करंट क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा, लो स्टार्टिंग करंट है। और स्पीड रेगुलेशन भी कम है, क्योंकि हम ग्राफ से देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का कर्व है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है डिफरेंट टॉर्क्स पे स्पीड की, क्योंकि कांस्टेंट टॉर्क टाइप का ऑपरेशन है ये। तो ये आपको इसमें याद रखना है। सो थैंक यू।